हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएनएस के इम्पोर्टेंट लेक्चर के बारे में। साथ ही साथ जो हमारा आज का दिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज 3 अक्टूबर है और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, यानी कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो यहाँ पे होने वाला है आपराधिक दुर्विनियोग यानी आपराधिक न्यास भंग, यानी दो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या कहता है कि आपका जो आपराधिक दुर्विनियोग क्या होता है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास है तो दुर्विनियोग कब कहलाएगा। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है तो वहाँ पे न्यास भंग कब कहलाता है। जैसे आप पढ़ते हो एक संविदा भंग होती है, उसी तरह से एक आपराधिक न्यास भंग भी होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, इंटरेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी, और आप उसके क्या कर रहे हो, ब्रीच कर देते हो। तो ये कब कहलाएगा, उसकी पनिशमेंट क्या है। तो आज के सेशन हमारा पार्ट 3 होने वाला है चैप्टर 17 का। तो बने रहे इन तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखें चैप्टर 17 की। तो चैप्टर 17 की दो पार्ट हमने कवर किए हैं, जहाँ पे चोरी, लूट, डकैती, ये सारी चीज़ें हमने कवर किया। और आज देखने वाले हैं यहाँ पे धारा 314, जो आपको पहले 403 हुआ करता था। धारा 403 इंडियन पिनल कोड में हुआ करता था, अब कहाँ पे आ चुका है, अब आ चुका है धारा 314 में। अब इसका बेसिक पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे तो आप उसके बाद अच्छे से ये पूरा बेरेक्ट समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है। दोनों क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बी की क्या है, एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारी पुस्तक रखी हुई है, बहुत सारी किताबें रखी हुई है। ए जनरली वहाँ पे जाता है, किताबें उठाता है, पढ़ता है और रख देता है। यहाँ तक तो कोई अपराध नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन ए जो है बी के लाइब्रेरी में गया। कहाँ गया, बी के पुस्तकालय में गया और वहाँ से एक किताब उठाई। चूँकि उस टाइम पे बी उपस्थित नहीं था, उसका दोस्त वहाँ पे उपस्थित नहीं था। अब ए ने क्या किया, उस एक किताब उठाया और किताब को पढ़ने के लिए लेके घर आ गया। क्योंकि वहाँ पे उसका दोस्त नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि एक काम करते घर में आके पढ़ लेंगे। अब यहाँ तक तो कोई यहाँ पे ना तो चोरी है ना ही कुछ है। क्योंकि इसने सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से उस किताब को लेके आया है। क्यों लेके आया, क्योंकि वहाँ पे जनरली वो जाता है, किताब उताब पढ़ता है, लेके आ भी जाता है। अब इस बार क्या हुआ कि बी उपस्थित नहीं था, और बी के अनुपस्थिति में क्या हुआ कि उस किताब को लेके आया ए। अब यहाँ पे अभी तक तो कुछ ना तो चोरी है ना ही इस अपराध धारा का अब कोई अपराध दुर्विनियोग है। अब जैसे ही मान लीजिए ए लेके आता है, बाद में ये भी सोचता है कि एक काम करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए इसको बेच दूंगा, पढ़ने के बाद बेच दूंगा। तो ये क्या किया, इसने किया है दुर्विनियोग किया है, एक प्रकार से क्या किया है, उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लिया, ऐसा कहा जाएगा। अगर उसके बेचने के उद्देश्य से लेके आया, बेईमानी अगर इसमें आ गई उसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा कि इसने आपराधिक दुर्विनियोग किया है संपत्ति का बेईमानी से। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे इसके बैरक्ट देखते हैं। बैरक्ट क्या कहता है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। इसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, मेन इंग्रेडिएंट्स अगर बात करें, आवश्यक तत्व बात करें 314 की, तो सबसे पहली चीज़ तो आएगी बेईमानी। अगर कोई प्रॉपर्टी अगर कोई किसी के पास आ रही है या फिर ले रहा है, तो वो क्या है, बेईमानी से आएगी। बेईमानी कहाँ पे परिभाषित है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आईपीसी में भी और इस एक्ट में भी। अगर आईपीसी में पता है तो ठीक है, अगर इस एक्ट का पता है तो आप इस एक्ट का भी बता सकते हैं बेईमानी कहाँ पे परिभाषित है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है जंगम संपत्ति। जब भी इसका दुर्विनियोग होगा, संपत्ति के दुर्विनियोग से संबंधित मामला आएगा, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। क्या होगी, सिर्फ यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जाती है। तीसरा आता है दुर्विनियोग। अब आप बेईमानी से उस जंगम संपत्ति को ले रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी को ले रहे हो। जैसे ए गया था, कहाँ गया था, बी के पुस्तकालय में गया था एक किताब लेने में। अब उसके दिमाग में क्या है कि मैं इसको पढ़ने के बाद बेच दूंगा, तो उसने बेईमानी आ गई उसके अंदर। ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी, एक किताब लेके आ रहा है, किताब क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब जैसे ही वो बेचने का सोचता है, बेचने का काम करता है, वो क्या हो जाएगा, दुर्विनियोग। यानी कि उसके अंदर दुर्भावना आ गई ना कि उस पुस्तक को बेचेगा। उस पुस्तक को बेचने का अधिकार तो उसको नहीं है, हाँ, सिर्फ पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि वहाँ पर उसका एक फ्रेंड था वो।
वहाँ से किताब लेके आया था। तो ये 3 चीज़ें आवश्यक है इस धारा के लिए, तो इसको नोट करिएगा, ठीक है। जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा, 3 चीज़ आई, बेईमानी, जंगम संपत्ति और दुर्विनियोग, या फिर अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, या फिर मान लीजिए ए गया बी के घर में, बी के घर में क्या हुआ कि यहाँ पे एक अंगूठी रखी हुई थी सोने की, ठीक है। अब उसको लेके आया, उसको बेच दिया, अपने उपयोग में परिवर्तित कर लिया, या फिर ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो ये क्या कहलाएगा, दुर्विनियोग कहेगा। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसके लिए पनिशमेंट कितनी है, 6 महीने से कम की नहीं होगी। यानी कि अगर पनिशमेंट होगी भी इसमें, इस धारा के तहत, तो 6 महीने से कम की नहीं हो सकती। यहाँ पे मिनिमम 6 महीने हैं, ठीक है, और अधिकतम 2 वर्ष तक की है, या फिर जुर्माने से। अब यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या कर दी कि कम से कम यहाँ पे 6 महीना तो किया है, लेकिन यहाँ पे या जुर्माना किया है। क्या किया है, या जुर्माने से। यानी कि अगर पनिशमेंट नहीं दिया, कारावास नहीं दिया जाता, तो जो सिर्फ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि जुर्माना कितना होगा, ये न्यायालय के विवेकाधीन है। यानी कि वो चाहे तो आपके 500 रुपये भी लगा सकता है, 5000 भी लगा सकता है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए। अगली बात समझे, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे केस लॉ है। केस क्या कहता है, रामास्वामी नादर बनाम मद्रास राज्य 1957 का एक मामला था। इसमें क्या कहा गया था, एक इस धारा में एक वाक्यांश है, क्या है, अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित करना, यानी कि परिवर्तित कर लेना। इसकी व्याख्या इन्होंने बताई थी। इसकी व्याख्या क्या बताई थी, इसकी व्याख्या बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि अभियुक्त ने, ठीक है, इसने क्या कहा गया, इसका मतलब बताया गया कि अभियुक्त ने संपत्ति का उपयोग इस तरह से किया जो संपत्ति के वास्तविक स्वामी के अधिकारों के विरुद्ध है। अब ये गया था बी के पुस्तकालय में ना, उसी एग्जाम्पल को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। बी के पुस्तकालय में गया था, बी की लाइब्रेरी से एक किताब उठाई, ठीक है। अब यहाँ पे किताब, ये जो है किताब को बेचने की अगर बात करता है, तो बेचने की बात करता है, बेचने का अधिकार किसके पास है, सिर्फ बी के पास है, क्योंकि किताब किसकी है, बी की है। तो बी के अधिकारों की विरुद्ध क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कहलाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए, यहाँ पे कुछ समय के लिए भी दुर्विनियोग हो सकता है। कुछ समय के लिए मतलब यहाँ पे स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण कहता है केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ में दुर्विनियोग माना जाएगा। जैसे ए है, बी के पास एक अंगूठी रखी हुई थी, अंगूठी को उठाया, उठाने के बाद क्या सी नाम का बंदा था, उसके पास गिरवी रख दिया। अब यहाँ पे ए ने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, 1 महीने के लिए गिरवी रख दूंगा, उसके बाद इसने कुछ पैसे लेके उधार लूँगा और बाद में पैसे चुका रख के अंगूठी वापस ले लूँगा, बी को वापस दे दूंगा। यहाँ पे इसका इंटेंशन वापस करने का है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेरी रूप से तो बी के साथ क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। तो ये अस्थायी रूप से ये चीज़ कर रहा है ना, वो भी दुर्विनियोग माना जाएगा, चाहे भले कुछ समय के लिए किया गया हो। तो ये चीज़ आ गई। केस लॉ एक इसमें है, मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रमोद मटेगांवकर 1964 का मामला है। इसमें भी यही चीज़ बताई, जो स्पष्टीकरण बताया गया वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। इसमें क्या हेल्ड किया गया कि संपत्ति का दुर्विनियोग स्थायी एवं अस्थायी हो सकता है, यानी कि या तो टेम्परेरी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है, यानी स्थायी रूप से, यानी कुछ समय के लिए भी हो सकता है और अनंत काल तक के लिए भी हो सकता है, यानी हमेशा के लिए आप उसको क्या करो, दुर्विनियोग कर दो। ये हो गई। अब एक चीज़ और आती है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, कोई संपत्ति ऐसी है, पैसा है, अंगूठी है, कोई पड़ा हुआ मिला आपको, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अगर यहाँ पे अगर कोई चीज़ संपत्ति पड़ी हुई मिलती है तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति है और वो पड़ा हुआ मिलता है, जैसे मान लीजिए ए है, ए एक रास्ते से जा रहा था, रास्ते में जाते ही इसको क्या मिला, एक 500 के नोट का एक बंडल मिल गया, यानी कि एक गड्डी मिल गई 500 की। अब यहाँ पे अगर वो व्यक्ति जो है, यानी ए को, जिसको ये संपत्ति मिली हुई है, अगर वो जानता है कि अगर हम थोड़ी सी भी जांच करेंगे, यानी कि थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे, तो पता चल जाएगा कि ये पैसा किसका है, फिर भी अगर ये ऐसा नहीं करता है
या फिर मान लीजिए कोई पर्स मिला और पर्स में क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि उसमें एक उसका आधार कार्ड है और जिसका पर्स गिरा हुआ उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर उस यहाँ पे ये चाहे तो उस पर्स के माध्यम से, यानी उस आधार कार्ड के माध्यम से जो भी है उसको पहुँचा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो ये क्या माना जाएगा, आप इसका माना जाएगा कि इसने आपराधिक दुर्विनियोग किया है, ये संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है, क्योंकि एक के पास पर्याप्त साधन थे। अगर यहाँ पे हो सकता है कि अगर इसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, इतना समय नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये अब दुर्विनियोग नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इसके पास पर्याप्त साधन है और इसके पास ये अगर रहता है कि इसके थोड़ी सी भी अगर जांच करता तो इसको पता चल जाता कि ये पैसा किसका है या फिर पर्स किसका है, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, ये दुर्विनियोग माना जाएगा। अगर ये नहीं लौटाता उसको, तो अगर इसको जानते हुए भी, तो ये हो गया आपका संपत्ति का दुर्विनियोग माना जाएगा। अगर इसको नहीं पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी जांच पड़ताल करे, पता चल जाए ना, और फिर वापस ना करे, तब यह दुर्विनियोग माना जाएगा। आगे ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ ये इतना है कि अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति पड़ा हुआ मिला है तो ये आपराधिक दुर्विनियोग कब कहलाएगा, जब इसके पास क्या है, स्वामी को खोजने के लिए, यानी कि उस संपत्ति के स्वामी को खोजने के लिए पर्याप्त साधन और समय था, और इसने नहीं खोजा तब दुर्विनियोग कहलाएगा। अगर खोज लिया होता, दे दिया होता, तो दुर्विनियोग नहीं कहलाएगा। ये चीज़ यहाँ पे ये आ गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कहता है कि यह आवश्यक नहीं कि पाने वाला व्यक्ति ये जानता हो कि संपत्ति का स्वामी कौन है। यहाँ पे इस दुर्विनियोग के लिए ना, जो आपका ये दुर्विनियोग हो रहा है, अब उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वो जानता हो कि संपत्ति का स्वामी कौन है या फिर कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय, यानी कि जब वो विनियोजित कर रहा है उस टाइम पे यह विश्वास नहीं है कि उसकी संपत्ति है। यानी कि जब वो दुर्विनियोग हो रहा है तो उस टाइम पे इसको विश्वास नहीं है कि वो जो संपत्ति है वो किसकी है। ठीक है, अब ये जानता है कि वो संपत्ति उसकी नहीं है, स्वयं की नहीं है, ठीक है, या फिर सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वो असली स्वामी नहीं मिल सकता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मिल सकता है तो फिर क्या है, वो दुर्विनियोग माना जाएगा। अब एक चीज़ और आती है इसमें कि अगर डेड बॉडी के अगेंस्ट में कोई अपराध हो रहा है तो वो कौन से अपराध होंगे, कहाँ कहाँ इसमें बताया गया है। तो सबसे पहली 3 चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। पहला कहता है कि अगर मृत शरीर के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं, आप लिविंग पर्सन कर सकते हैं, नहीं जो जिंदा पर्सन है उनके खिलाफ तो अपराध कर ही सकते हैं, लेकिन जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भी अगर अपराध करना हो तो इसमें आता है धारा 315 जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आता है सेक्शन 351 का स्पष्टीकरण कहता है। उसी तरह से 356 का आप स्पष्टीकरण नंबर 1 देखोगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 315 देखते हैं। तो 315 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो पहले इंडियन पिनल कोड में 404 में था, अब 315 में आ चुका है। अब ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, ये मान लीजिए जब मरा, ठीक है, तो इसके पोजीशन में, इस जो जिस घर में रहता था उसके पोजीशन में बहुत सारे टेबल कुर्सियाँ, ठीक है, बहुत सारे अलमारी रखी थी, और इसके कब्जे में हो सकता है कुछ ज्वेलरी भी रखी रही हो। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टी है ना, अगर इसको चुराई जाए या फिर उसको दुर्विनियोग किया जाए तो फिर यहाँ पे कितनी पनिशमेंट मिलेगी। अगर जनरली यहाँ पे किया जाता है तब तो 3 वर्ष और जुर्माना होगा। यानी कि एक जब मर रहा था, अब तो मर गया है, लेकिन मरने से पहले तक जितनी इसकी पोजीशन में, यानी जिस टाइम मर रहा था उस टाइम पे जो जितनी चीज़ इसकी पोजीशन में थी, अगर उसका दुर्विनियोग किया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, 3 वर्ष और जुर्माना होगा। लेकिन यहाँ पे इसी का एग्रीवेटेड फॉर्म की बात करें अगर, तो एग्रीवेटेड फॉर्म में क्या आ जाता है कि अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति ने दुर्विनियोग किया, जिस व्यक्ति ने ऐसी संपत्ति का दुर्विनियोग किया जो मृत व्यक्ति के कब्जे में थी मृत्यु के टाइम पे, और वह अभियुक्त जो है, जो अपराधी व्यक्ति है, वो या तो लिपिक था, या तो कौन था, या सेवक था, यानी या तो उसके कौन था, नौकर था, या फिर वहाँ पर एक क्लर्क का काम करता था। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, यहाँ पे माना जाएगा कि उसने क्या किया है, ऐसा दुर्विनियोग किया है, और उसको 7 वर्ष तक की पनिशमेंट होगी। कितनी पनिशमेंट होगी, 7 वर्ष तक की यहाँ पे पनिशमेंट होगी।
ये हो गया आपका, दो कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड करता है। ठीक है, तो पहला कहता है कि अगर जनरली कोई अब ऐसा दुर्विनियोग करता है तो 3 वर्ष और जुर्माना, और अगर कोई अपराधी जो अपराधी जिसने दुर्विनियोग किया है, लिपिक यानी क्लर्क था या फिर नौकर था, उस टाइम पे सेवक था उसका, तो अगर वह करता है तो 7 वर्ष तक की यहाँ पे पनिशमेंट मिलने वाली है। वहीं अगर हम बात करें मृत व्यक्ति की, जो दो और थी, सेक्शन 351 का स्पष्टीकरण, तो जो आपका 351 है उसका स्पष्टीकरण क्या कहता है कि अगर एक किसी मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी दी जाती है, ठीक है। अब ये है, ठीक है, जैसे मान लीजिए धीरू भाई अंबानी है, ठीक है, धीरू भाई अंबानी यहाँ पे तो है नहीं, अब उनके बेटे हैं मुकेश अंबानी। अब मान लीजिए इनको कुछ बोला जाता है तो इनसे हितबद्ध कौन होगा, जो उनके बेटे हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जो वो है, तो उनको इफेक्ट पड़ेगा, उनकी ख्याति को इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छी ख्याति वो बना के गए हैं धीरू भाई अंबानी जी। तो उनको ऐसा कोई अगर कुछ करता है तो वहाँ पर पनिशमेंट दी जा रही है कि अगर कहता है कि मान लीजिए धीरू भाई अंबानी को उनकी ख्याति को क्षति करने की धमकी देता है तो 351 के तहत यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। 351 क्या कहता है, आपराधिक अभित्रास यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करता है। वहीं अगर 356 का स्पष्टीकरण 1 की बात किया जाए तो 356 का स्पष्टीकरण नंबर 1 क्या कहता है, मानहानि के बारे में, यानी कि डिफेमेशन के बारे में बात करता है। अगर कोई मृत व्यक्ति की यहाँ पे डिफेमेशन करता है और उसका प्रभाव क्या होता है कि उनसे हितबद्ध जो भी उनके वारिस होंगे या फिर उनसे हितबद्ध जो भी व्यक्ति होंगे, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये माना जाएगा कि उन मृत व्यक्ति जो है डेड बॉडी के खिलाफ आप क्या कर रहे हो, एक अपराध कर रहे हो। हरी बात समझ में, तो ये है आपका मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा आने वाला है, वो है सबसे इम्पोर्टेंट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, देखिए मेरा एक घर है, मेरा पड़ोसी कौन है, बी है, ठीक है, मैं यहाँ पे रहता हूँ और मेरा पड़ोसी कौन है, बी है। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यानी कि ए जो जा रहा है कहाँ, बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है मान लीजिए, इसके यहाँ पे एक कार रखी हुई थी, ठीक है, कार रखी हुई थी। अब कार को तो लेके जा नहीं सकता विदेश, तो इसने क्या है, पड़ोसी को क्या बोल दिया, एक काम करना, मेरी कार के ध्यान रखना, मेरी ये चाबी है, चाबी होगी, दे दिया। अब यहाँ पर हो सकता है मान लीजिए बी ने क्या किया, आपराधिक न्यास भंग करने का मतलब क्या होगा कि ये जो है इस कार को चलाए, तोड़ फोड़ दे, या फिर अगर कोई दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए बी है, बी का बेटा चला रहा है, वो सहन कर रहा है, ये इसकी कार टूट रही, वो क्या है, एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि नहीं है, ये है आपका मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ऐसा आता है कि आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आप उन दोनों के बीच में, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या हो रही, इंटरेस्ट की जा रही, किसी को दी जा रही है, हम स्वयं देते हैं, यानी कि ये जो है प्रॉपर्टी किसको, बी को स्वयं दे रहा है, बी ने मांगा नहीं है। बी के पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो ईमानदारी से आ रही है, वो बेईमानी क्या होती है, बाद में एंटर करती है उसके अंदर। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा ना, तो बेईमानी से दुर्विनियोग हो रहा था धारा 314 में, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, बेईमानी से आ नहीं रही है, प्रॉपर्टी ईमानदारी से आ रही है, लेकिन बेईमानी क्या होती है, डिसऑनेस्टली बाद में आती है। तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी कि या तो अभिव्यक्त या विवक्षित एक प्रकार से संविदा होती है जो और इस संविदा का क्या हो, अगर यहाँ पे भंग कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, ये आपराधिक न्यास भंग कहलाएगा, जो इंडियन पिनल कोड के धारा 405 में था, यानी कि 405 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब कहाँ आ गया है, 316 यानी 316 में आ गया है। आगे बात समझ में, ये है आपका। अब वहीं अगर हम बात करें इसके आगे की, तो बैरेक्ट देखिए यहाँ पे कहता है, अगर आपके बैरेक्ट है तो बैरेक्ट जरूर खोल के रखिएगा। यहाँ पे कहता है जो कोई संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर। अब यहाँ पे अख्तियार का मतलब क्या होता है, अख्तियार का मतलब कि
संपत्ति पर कोई अगर नियंत्रण देना, जैसे ये जो था जो विदेश जा रहा था वो अपनी कार का उसमें नियंत्रण किसको दे रहा था, अपने पड़ोसी को दे रहा था, नियंत्रण दे रहा था या उसको कब्जा दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे स्वामित्व तो कोई बात नहीं कर रहा, स्वामित्व तो यहाँ पे नहीं दे रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा है, नियंत्रण और कब्जे की बात करता है। नियंत्रण दे रहा है और साथ ही साथ कब्जा दे रहा है कि आप इस कार पर नियंत्रण रखिएगा, ध्यान रखिएगा और इस पर कब्जा रखिएगा जब तक मैं नहीं आ जाता। स्वामित्व की बात नहीं करता। ठीक है, तो अख्तियार का मतलब ये हो गया नियंत्रण और कब्जा देना। ठीक है, अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का, अब मान लीजिए जैसे बी को कार दी उसने, ठीक है, अब यहाँ पर बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है। वहाँ पे सिर्फ नियंत्रण और कब्जे के लिए थी ना, देख रेख करने के लिए, अब वो अपने उपयोग के लिए करने लगता है, दुर्विनियोग करने लगता है, या फिर उसको अपने में उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, यानी कि ऐसी उपयोगिता में लाता है कि वो अपने यूज में लाने लगता है। ठीक है, दुर्विनियोग का मतलब या तो बेच सकता है, बयान कर सकता है, भाड़े पर दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने उपयोग में संपरिवर्तित करने का मतलब सिर्फ अपने यूज में यूज करने लगता है। जिस प्रकार न्यास निर्वहन किया जाना है उसको विहित करने वाले विधि के किसी निर्देश या निर्वहन के लिए की गई अभिव्यक्ति विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उपयोग या बयान करता है। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया कि ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर नहीं चलता है, ठीक है, जो न्यास के निर्वहन का निर्देश देने वाली विधि है, यानी विधि के अधीन अगर कोई निर्देश दिया गया है वो या तो उसका अतिक्रमण करता है, या फिर जो अव्यक्त या विवक्षित जो वैध समझ है, यानी कि लीगल रूप से जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है उसका अतिक्रमण करके बेईमानी से अपने उपयोग के लिए या फिर उसका डिस्पोजल करता है या बैन करने की बात करता है, तो यहाँ पे क्या कहता है, ये आपका माना जाएगा उसने आपराधिक न्यास भंग किया है। और ये सारी चीज़ कैसी होनी चाहिए, जानबूझकर होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करना भी हो सकता है। जैसे बी को उसने क्या किया था, कार दिया था, और बी क्या कर रहा था, बी उसका बालक जो था वो कार को चलाने लगता था, या फिर मोटरसाइकिल दिया उसने और बी क्या कर रहा है, बी का लड़का चला रहा है और बी सहन कर रहा है, बी कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो भी क्या है, एक यहाँ पे आपराधिक न्यास भंग कहलाएगा। या तो स्वयं यूज कर रहा है या फिर उसका कोई भी पर्सन यूज कर रहा है और वो देख रहा है, भाई टूट फूट गई या फिर कुछ और चीज़ें हो गई, अपने यूज के लिए संपरिवर्तित कर रहा है, तो ये सारी चीज़ के लिए तो दिया नहीं था। किस लिए दिया था, सिर्फ नियंत्रण दिया था और या कब्जा दिया था, स्वामित्व तो नहीं दिया था कि आप उसका यूज करें या फिर भाड़े पर दे दें, ये सारी चीज़ करने के लिए यहाँ पे नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे माना जाएगा कि ये सारी चीज़ क्या है, आपराधिक न्यास भंग है। आगे बात समझ में, ये हो गया अख्तियार का मतलब तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर पनिशमेंट की बात करते हैं तो पनिशमेंट यहाँ पे 5 वर्ष तक और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा अगर कोई आपराधिक न्यास भंग करता है। ठीक है, अगर कोई आपराधिक न्यास भंग करता है तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे माना जाएगा कि उससे आपराधिक न्यास भंग किया 5 वर्ष तक यहाँ पे कारावास हो सकता है, जुर्माना या दोनों से दंडित किया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो था एक यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था, ठीक है, बी था, ये कौन था, एक बैंक है, मान लीजिए बी क्या है, एक बैंक है। अब यहाँ से बी क्या करता है, एक पेटी में पैसे भर के भेजता है, ये है, और इसके साथ एक और व्यक्ति है। ठीक है, पैसे भेजता है कि जाके एटीएम में क्या करना है, उसको डालना है। अब जब पैसे बी के जो बैंक है, बी नाम का बैंक, वो पैसे देता है और ए क्या करते हैं, ए और उसका जो एक और साथी होता है वो लेके फरार हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चोरी हुई, डकैती हुई, लूट ही, क्या हुआ, तो यहाँ पर होगा इसने क्या किया है, आपराधिक न्यास भंग किया है, एक आपको प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई थी। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब बाकी एग्जाम्पल पढ़ने हैं तो आप डायरेक्ट में पढ़ सकते हैं। अगर जो कोई भी एग्जाम्पल अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाइए, लीगलाइजेशन सर, वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे मैं बता दूंगा। उसके बाद आता है, जो कोई वाहक, घाटवाल या भांडागारी के रूप में अपने पास संपत्ति को न्यस्त किए जाने पर।
अगर ऐसा कोई आपराधिक न्यास भंग करता है तो उसे 7 वर्ष तक के या और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर कोई लिपिक यानी कि कोई क्लर्क है जो यहाँ पे काम करता है या फिर नौकर है, अगर वो ऐसा काम करता है तो उसको 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर वहीं पांचवा करता है लोक सेवक, अगर कोई हो, पब्लिक सर्वेंट है, बैंकर है, व्यापारी है, दलाल है, अटॉर्नी या अभिकर्ता यानी एजेंट है या फिर अटॉर्नी है, अगर उसके रूप में कार्य कर रहा है और वहाँ पे ऐसा काम करता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, तो उसको आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का जुर्माना से, यानी कि सबसे जो गंभीर अपराध है वो यही है कि अगर कोई लोक सेवक ऐसा करता है। लोक सेवक की ड्यूटी क्या होती है कि सबकी सुरक्षा करना, यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम करना, ये पब्लिक सर्वेंट का काम होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई इसके विरुद्ध काम करे तो इसको आजीवन कारावास तक हो सकती है, 10 वर्ष तक की जुर्माने से सजा हो सकती है। ठीक है, ये हो गई बात। अब वहीं अगर हम बात करें चुराई हुई संपत्ति के बारे में, आपने चोरी सुनी, अब यहाँ पे चुराई हुई संपत्ति क्या होती है ये देखिए। तो चुराई हुई संपत्ति जो है, पहले आपको धारा 410 से लेकर 414 तक के प्रावधान थे, अब कहाँ कर दिया, धारा 317 में एक ही सेक्शन में ही पूरा प्रावधान कर दिया गया है। अगली बात समझ में, तो यहाँ पहली जो आपकी परिभाषा खंड है, तो पहला क्लॉज जो है वो परिभाषा की बात करता है कि परिभाषा क्या है, चुराई हुई संपत्ति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चुराई हुई संपत्ति वह संपत्ति है जिसका कब्जा, अब जिसका कब्जा किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, या तो चोरी करके, लूट करके, उद्यापन करके या छल करके। अगर इन चारों रूप में से किसी से भी अगर प्रॉपर्टी क्या हुई है, अंतरित की गई है, यानी चोरी, लूट, उद्यापन या फिर छल, इन चारों में से कोई से एक के कारण, एक के तहत प्रॉपर्टी अंतरित हुई है और वह संपत्ति जिसका क्या किया जा रहा है, आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग किया गया है, तो ये क्या कहलाएगी, ये चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी। यानी कि या तो चोरी, लूट, उद्यापन या छल के माध्यम से प्रॉपर्टी अंतरित हुई होगी, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी को क्या किया जा रहा होगा, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी का आपराधिक न्यास भंग किया जा रहा होगा, आपराधिक दुर्विनियोग किया जा रहा होगा। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टियाँ हैं वो सब क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी चुराई हुई संपत्ति। अगली क्वेश्चन में, तो ये चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी, चाहे ऐसा अंतरण या दुर्विनियोग या न्यास भंग भारत के बाहर हो या भारत के भीतर हो, ये कहीं भी किया जा रहा हो, यानी कि भारत के भीतर किया जा रहा होगा या भारत के बाहर विदेश में किया जा रहा होगा, तो सारी चीज़ें अगर इस माध्यम से की जा रही है, अंतरण, दुर्विनियोग या न्यास भंग इस मैनर से किया जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी। अब वो इसी चुराई हुई संपत्ति को ये जानते हुए कि ये चुराई हुई है, या फिर विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ये संपत्ति चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, वो उसके लिए पनिशमेंट कितनी है, 3 वर्ष तक की, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। वही चीज़ अगर हम बात करें कि अगर कोई ये व्यक्ति यह जानता है, अभी डकैती के बारे में हमने नहीं देखा, यहाँ पे चोरी है, उद्यापन है, लूट है, छल है, लेकिन डकैती के लिए एक स्पेशल है, डकैती के लिए स्पेशल यहाँ पे धारा है, वो क्या कहती है कि जानते हुए, विश्वास करने का कारण रखते हुए कि संपत्ति डकैती के द्वारा अंतरित हुई है, यानी डकैती के माध्यम से प्रॉपर्टी आपने प्राप्त की और उससे ट्रांसफर हो रही है, अगर उस प्रॉपर्टी को कोई प्राप्त करता है तो उसको आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है, या कठिन कारावास होगी 10 वर्ष तक और जुर्माना, यानी कि यहाँ पे सश्रम कारावास की बात करता है। तो ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने से आपको क्या समझ में आया, तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी आपके पास स्वतः आती है, कोई व्यक्ति स्वयं दे के जाता है और उसके बाद आप दुर्विनियोग करते हो, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका आपराधिक दुर्विनियोग। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको सौंपी जा रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए स्वतः का मतलब कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपको पड़ी हुई मिली, ये स्वतः आ रही है आपके पास, वही चीज़ अगर बात करें सौंपी जा रही हो कि दूसरे ने आपको इंटरेस्ट कर दी प्रॉपर्टी को, उसके बाद आप उसका दुर्विनियोग करते हो, तो क्या कहलाएगा, आपराधिक न्यास भंग कहलाएगा। तीसरी चीज़ कि देने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, यानी प्रॉपर्टी अगर आपको देने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है कि आप प्रॉपर्टी जो आपके पास जो है वो मुझे दो, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को दो, और उसके बाद क्या करते हो, उसके प्रॉपर्टी का नुकसान करते हो या अपहानि करते हो, तो ये क्या कहलाएगी, छल कहलाएगा। छल जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में हम छल को डिस्कस करने वाले हैं। तो देने के लिए संपत्ति अगर देने के लिए प्रेरित करते हो, उसके बाद प्रॉपर्टी आती है, उसका नुकसान करते हो, तो क्या हो जाता है, ये माना जाता है कि आपने छल किया है। तो 3 चीज़ें आपको देखने को मिल गई, कौन कौन सी, पहला तो आपका आपराधिक दुर्विनियोग हो गया, स्वतः आती है जो प्रॉपर्टी,
सौंपी जाती है तो आपको दुर्विनियोग करते हो तो आपराधिक न्यासभंग, और देने के लिए प्रेरित करते हो प्रॉपर्टी को और फिर नुकसान होता है तो यहाँ पे क्या होगी, ये माना जाएगा कि आपने उसके साथ क्या किया, छल किया है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे चीटिंग क्या होती है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं।